तो मेन फाइल जो हम लोग का है उसका नाम है C programming.txt, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अच्छा, मेन फोल्डर में है CS103 के अंदर। अब तो हालांकि सब चीज़ का बहुत एडवांसमेंट हो गया हुआ है बाकी लैंग्वेज में, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। 13 के बाद ये 14 पॉइंट नंबर, इसका नाम देते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है ना, पहले कंसेप्ट समझ लेना है। कंसेप्ट समझा हुआ रहेगा तो सिंपल एग्जांपल से भी वो काम चल जाएगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा उस केस में। स्विच केस जो है इसमें मतलब दो वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड है स्विच, दूसरा वर्ड है केस। स्विच का मतलब होता है कि किसी खास ब्रांच में स्विच करना है। जैसे जनरली हम लोग जो लिखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, तो वहाँ भी बेसिकली हम स्विच करते हैं। मतलब क्या होता है कि जब कंट्रोल हमारा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट पे, तो जैसे ही वो चेक करता है कि वेदर दिस कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट, तो बेसिकली वो क्या करता है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो वो एक ब्लॉक बना हुआ है, उस ब्लॉक में स्विच कर जाता है। और अगर कंडीशन हमारा अगर फॉल्स हो गया तो दूसरा ब्लॉक बना हुआ है एल्स वाला, उसमें वो स्विच करता है। तो स्विचिंग का कंसेप्ट इफ एल्स से ही निकला हुआ है। वही कंसेप्ट यहाँ भी है, बस नाम उसका चेंज है। लेकिन नाम इसलिए चेंज हुआ है कि ये इसका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी ब्रांचिंग ही, लेकिन ये ब्रांचिंग बहुत कुछ मिलता जुलता है इस सिंटैक्स से जो हम लास्ट में पढ़े हैं, एल्सिफ वाले सिंटैक्स से ना। जैसे एल्सिफ में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो एग्जांपल है एल्सिफ का, ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करना है, नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करना है, फिर नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करना है। इस तरीके से 1 by 1 करके ये क्या होता है कि वो टॉप टू बॉटम जाता रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मतलब ये हमारा पहला केस है, ये हमारा दूसरा केस है, ये हमारा तीसरा केस है, ये हमारा चौथा केस है, ये पांचवा केस है, और उसके बाद ये अंत है। मतलब अंतिम है कि ये इसमें से किसी भी नहीं में अगर जाएगा तो लास्ट में इसमें तो उसको जाना है ही। मतलब ये डिफ़ॉल्ट केस है। तो इसी चीज़ को दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया स्टेटमेंट बना दिया गया जिसका नाम दिया गया स्विच केस। ऐसे जो प्रोग्राम हम बनाते हैं स्विच केस से, उस प्रोग्राम को हम आराम से बना सकते हैं इफ एल्स से। इवन जिस प्रोग्राम को हम बनाते हैं इफ एल्स से, उस प्रोग्राम को हम बना सकते हैं स्विच केस से। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखना ये पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट किस सिचुएशन के लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। जो ज़्यादा परफेक्शन है उसी के लिए उसे हमें उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे प्रोग्राम लिखते समय दो बातें होती है। एक तो ये होता है कि जो प्रोग्राम हम राइट कर रहे हैं ना, उसका आउटपुट कैसा आएगा, उसको तो हमको सोचना है ही, लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो प्रोग्राम बेसिकली एक तरह का लिटरेचर होता है। वो प्रोग्राम जो होता है वो एक तरह का लिटरेचर होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली बहुत कम लोग सोचता है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब कोई सोचता है कि केवल उसके आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम प्रोग्राम लिख दिए, इसका आउटपुट रन करके चेक कर लिए, आउटपुट आ गया तो खुश हो गया कि सब कुछ सही है। वो तो एक उसका एस्पेक्ट है ही, क्योंकि उसका मेन पर्पस भी है, लेकिन उसके लॉन्गेविटी को बढ़ाना है, अगर उसके लाइफ को अगर इंक्रीज़ करना है, तो नेचुरल है कि क्या करना होगा कि प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है या प्रोग्राम के अंदर जो लिखा हुआ है लिटरेचर, उस लिटरेचर का जो क्वालिटी है ना, उसको भी मेंटेन करना होगा। अगर उस मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा कि जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा प्रोग्राम है, उसके बाद आदमी का लाइफ तो फिक्स है। जब आदमी ख़त्म हो जाएगा, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसका प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि सोर्स कोड अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, आगे जो दूसरा आदमी है उसको समझ नहीं पाएगा, नहीं समझेगा तो वो उसको मेंटेन नहीं करेगा। मेंटेन नहीं करेगा तो नेचुरल है कि वो मार्केट से ख़त्म हो जाएगा वो। क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली उसको अपग्रेड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट। ये बुक में भी होता है। कोई बुक अगर छप गया और उसका केवल फर्स्ट एडिशन निकल के अगर रह गया तो वो बुक मार्केट में बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करता है। हाँ, उसका ऑथर अगर एक्टिव है
तो फर्स्ट एडिशन के 1 साल बाद 2 साल बाद सेकेंड एडिशन निकालता है, उसके 3-4 साल बाद उसका थर्ड एडिशन निकालता है, फिर उसके कुछ दिन बाद उसका फोर्थ एडिशन निकालता है। तो नया नया एडिशन निकालता है तो उसमें कुछ कुछ जोड़ घटाव करते रहता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द रीडर्स एंड सो ऑन। तो वही कहानी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो एडिशन निकलता है ना वो बुक वाले एडिशन से उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर की पॉपुलैरिटी पे कि कितना पॉपुलर है, जो जितना ज़्यादा पॉपुलर होगा उसका उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि कहाँ पे हमको इफेल्स लगाना है और कहाँ पे स्विच केस लगाना है। जब इस चीज़ को डिसाइड करना है तो टेक्निकली ये है कि हम जो काम कर सकते हैं स्विच केस से वही काम कर सकते हैं इफेल्स से। तो माइंड में ये बात आएगा कि वाई टू यूज स्विच केस व्हेन वी कैन डू इट विथ दिस इफ एल्स स्टेटमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। स्विच केस इसलिए बना दिया गया है कि सिचुएशन ऐसा होता है कभी कभी कि अननेसेसरी कोड लिखना होगा या फिर कोड का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं होगा अगर हम यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट तो। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम स्विच केस से अगर लिख देंगे ना तो वो क्या होगा कि वो बहुत अच्छा होगा। जैसे हम एक दिन बताए थे कि एक बार हम काम कर रहे थे उसी के प्रोग्राम के प्रोजेक्ट में दिल्ली में इग्नो वाले प्रोजेक्ट पे। तो वो जो बैंक का जो आईटी मैनेजर था ना वो जब हम जाते थे तो कभी भी हमको वो एज ए कोडर या एज ए प्रोग्रामर करके नहीं पुकारता था, या किसी को इंट्रोड्यूस करवाता था ना मेरे बारे में कि ये कौन है, कोई पूछता था उससे तो बोलता था कि ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, ऐसे बोलता था। तो हम पूछते थे कि सर आप ये ऑथर क्यों कहते हैं, तो बोला यार ये ऑथर ही तो हो, कोड जब लिखते हो ना तो कोड लिखने का पर्पज़ क्या है कि तुम कुछ ना कुछ उसके अंदर लिटरेचर लिख रहे हो, तो लिटरेचर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो उसको, ठीक है। तो इसलिए वो बार बार वो कोडर या प्रोग्रामर वर्ड यूज नहीं करता था, वो बार बार कहता था कि ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस प्रोग्राम, ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस प्रोग्राम, ऐसे इंट्रोड्यूस करता था किसी को वो। तो ये चीज़ सही में रियली है। यही कारण है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना अपग्रेडेशन होता है, इतना नया नया की वर्ड उसके अंदर जुड़ते रहता है, उसके नया नया उसका वर्जन आता है, उसका इतना फ्रेमवर्क आता है, इतना उसका एपीआई आता है, इतना उसका सीएमएस आता है। सबके पीछे रीज़न यही है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो स्विच केस जो है ये वैसे सिचुएशन के लिए बनाया गया है कि जब हमारे पास सिचुएशन इस टाइप का हो कि मेरे पास कोई एक सिंगल वेरिएबल हो और उस सिंगल वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिफरेंट काम करना हो, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्विच केस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, है ना। कि अब बस वहाँ पे ये चेक करना है कि इस वेरिएबल का वैल्यू अगर ये है तो ये काम होना चाहिए, इस वेरिएबल का वैल्यू अगर ये है तो ये काम होना चाहिए, इस वेरिएबल का वैल्यू अगर ये है तो ये काम होना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन को अगर हैंडल करना है तो हम उसके लिए इफ एल्स भी राइट कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम स्विच केस से अगर लिखेंगे तो कोड का रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब कोड अगर जब हम पढ़ेंगे तो हमको देखने में अच्छा लगेगा कि अच्छा बहुत सही तरीके से बहुत क्लियर कट इन्वायरमेंट में लिखा हुआ है। ये इसका बेसिक इसका पर्पस इसका यही है। जैसे इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर है, तो कंडीशनल ऑपरेटर भी वही काम करता है जो इफ एल्स करता है या जो स्विच केस करता है। इवन आफ्टर दैट कंडीशनल ऑपरेटर को बनाया गया, तो आखिर क्यों बनाया गया, वही रीजन वहाँ पे वही है कि वो सिंटैक्स का रीडेबिलिटी है ना। प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है उसके रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एक ही चीज़ को कई तरीके से किया जाता है। जैसे लूपिंग जानते होगे, तो लूपिंग में है ना कि फॉर लूप भी है, वाइल लूप भी है, डू वाइल भी है। तो सवाल है कि जब वाइल भी है, वाइल लूप जब ऑलरेडी है ही, देन वाई टू यूज़ द फॉर लूप, फॉर लूप क्यों बना दिया गया। लेकिन अगर जानते हो फॉर लूप तो समझते होगे कि ठीक है कि फॉर लूप का जो सिंटैक्स है दैट इज़ मच बेटर देन दिस वाइल लूप। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा भी होता है ना कि उसमें क्या होता है कि फॉर लूप बहुत रिच है, फिर भी आदमी जानबूझ के वाइल लूप ही यूज़ करता है क्योंकि वहाँ पे वो सूट करता है। फिर वही चीज़ है कि जिस काम को हम मोबाइल से करते हैं उस काम को हम डू वाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसा आएगा तुमको कहेगा कि नहीं यहाँ पे डू वाइल ही यूज़ करना चाहिए। तो परफॉर्मेंस वाइज देयर इज़ नो डिफरेंस इन वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। लेकिन सिंटैक्स वाइज या रीडेबिलिटी वाइज वो डिफरेंस अकर करता है। तो यही चीज़ है कि एक ही चीज़, अब जैसे आजकल का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या होता है कि सी वगैरह में तो क्या है कि ठीक है कि एरे डिफाइन करने का एक ही तरीका है, सिंगल तरीका है कि तुम एरे डिफाइन कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके। लेकिन आजकल का जो लैंग्वेज है ना जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह है उसमें एक एरे को डिफाइन करने के लिए 4 तरीका है। ऐसे भी एरे डिफाइन कर सकते हैं, वैसे भी एरे डिफाइन कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। वही हाल फंक्शन में भी है, सी में फंक्शन डिफाइन करने का एक ही तरीका है, लेकिन तुम जाओ जावास्क्रिप्ट में उस फंक्शन को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है, क्लास डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है।
अच्छा क्या हो रहा है, नया नया वर्जन आ रहा है ना, तो तरीका और बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। 4 तरीका पहले से है, 2 तरीका और नया आ जाता है। तो नया जो आता है तरीका, उसके पीछे रीज़न होता है कि आखिर क्यों उस तरीका को बनाया गया है। चूँकि अल्टीमेटली हम लोग जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो फाइनली करना यही ना होता है कि कोड लिखना पड़ता है, लेकिन उस कोड को लिखने का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम डे बाय डे इम्प्रूव होते जा रहा है। अल्टीमेट टारगेट ये है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ भी लिखें प्लेन इंग्लिश में, मतलब ऐसा इंग्लिश लिखें जो कि सिंटैक्स वाइज और ग्रामेटिकली सही हो, तो जो मेरा कंपाइलर है ना, या जो मेरा इंटरप्रेटर है, वो उसको समझ सके और उसी इंग्लिश के स्टेटमेंट को समझ करके अपना वो काम कर ले। अब ये पता नहीं कब अचीव होगा, नहीं अचीव होगा, ये कहना बड़ी मुश्किल है। अगला 10 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा कि 5 साल में ही हो जाएगा, भगवान जाने, कोई नहीं जानता है। लेकिन सारा कंसंट्रेशन, सारा रिसर्च जो है आज के डेट में उस पर चलते रहता है। यही कारण है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच का जो गैप है, उस गैप को एकदम कम करने का प्रयास किया जा रहा है ना। इतना कम हो कि वो बिल्कुल होते 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 एकदम बिल्कुल वो इंग्लिश में ही कन्वर्ट हो जाए। वो तब केवल बात बचेगा लॉजिक का, कि जिसके पास लॉजिक होगा वो प्रोग्रामर होगा, जिसके पास लॉजिक नहीं होगा वो प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, है ना। अभी क्या होता है ना कि बहुत लोग जिसके पास लॉजिक नहीं है लेकिन वो सिंटैक्स जानता है केवल, तो समझता है कि हम कोडर हैं या प्रोग्रामर है, तो वो सिचुएशन बाद में लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लॉजिक पे हमेशा स्ट्रेस दिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी का जो इंटरव्यू होता है कैंपस सिलेक्शन के लिए या कहीं और भी, तो वहाँ भी अभी भी डीएस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डाटा स्ट्रक्चर से ही। उसके पीछे भी यही रीज़न है कि स्टूडेंट को डीएस का प्रोग्राम लिखने अगर आ गया, इसका मतलब है कि लॉजिक उसका क्लियर कट है उसका। और जब वो डीएस का प्रोग्राम लिख सकता है या उसके एल्गोरिदम को एक्सप्लेन कर सकता है या उसके फ्लो चार्ट को बना सकता है, इसका मतलब है कि वो आगे कुछ भी सीख सकता है। और उसको सिंटैक्स में भले उसको जावा आता हो, जावा स्क्रिप्ट आता हो, पीएचपी आता हो, पाइथन आता हो, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर अगर उसको नहीं आता है, दैट मीन्स कि उसका लॉजिक परफेक्ट नहीं है। अगर उसको सॉर्टिंग करने नहीं आता है, सर्चिंग करने नहीं आता है, इसका मतलब है कि उसका लॉजिक पर में प्रॉब्लम है। तो वैसा आदमी कोई भी नया लैंग्वेज का सिंटैक्स सीख लेगा, वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये चीज़ है। तो स्विच केस स्टेटमेंट जो है, ये यहाँ लिखते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट। एक मिनट, ये ऑटो सेशन कारण एस छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सिमिलर टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। But it is most suited when we are having more than one conditions, depending upon multiple values ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। इसी चीज़ को ध्यान रखना है। सिचुएशन जब ऐसा हो तो उस केस में स्विच केस यूज करना चाहिए। वैसे हम जब चाहे तब इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी हम करके दिखा देंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है, ठीक है ना। तो पहले जान लेना है कि व्हाट इज द सिंटैक्स। सो इट्स सिंटैक्स इज like below। इसका सिंटैक्स जो है बहुत सिंपल है, क्योंकि स्विच केस इसका नाम ही है। तो स्विच एंड देन जनरली हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते हैं। चलो पहले वेरिएबल लिखते हैं, हालांकि ये वेरिएबल ही होगा कोई जरूरी नहीं है ना। ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट केस में ये वेरिएबल होता है। देन वैल्यू 1, फिर इसका अपना जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 2 लाइक दिस, और फिर लास्ट में बाकी जितना स्टेटमेंट देना है उतना स्टेटमेंट दे करके ब्रेक कर देना है इसको।
हालांकि ब्रेक देना भी ऑप्शनल है, इस ब्रेक को हम राइट करें नहीं राइट करें उससे दोनों का मीनिंग फिर चेंज हो जाता है। तो ये जैसे एक केस हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, समथिंग लाइक दिस। सेकेंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, then we can repeat the case also, and finally default। फिर इस डिफ़ॉल्ट के अंदर भी हम चाहें तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को राइट कर सकते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब कितना स्टेटमेंट लिखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ भी हम चाहें तो ब्रेक लगा सकते हैं। हालांकि इस ब्रेक का कोई खास मतलब होता नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा बस इसी कारण से। ये इसका ओवरऑल सिंटैक्स यही है ना, कि जब कंट्रोल हमारा यहाँ आता है इस पॉइंट पे, प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो वो क्या करता है, वो चेक करता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम क्या है। असल में वो वेरिएबल का नाम नहीं चेक करता है, चेक करता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। और वेरिएबल ही नहीं, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं माइंड में लेके चलना है कि ये वेरिएबल होगा, सिंपलेस्ट केस में ये वेरिएबल होगा, बट इट कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑल्सो। तो बेसिकली वो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है उसको चेक करता है, और फिर उस वैल्यू को कंपेयर करना शुरू करता है विद द फर्स्ट वैल्यू, विद द सेकेंड वैल्यू, विद द थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन। तो सबसे पहले वो इस वेरिएबल के वैल्यू को इससे चेक करेगा कि उसका जो वैल्यू है इसके बराबर है क्या। अगर इसके बराबर है तो इस कोलोन के बाद जितना भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल दोज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। मीन्स पहले ये वाला रन करेगा, फिर ये रन करेगा, फिर डॉट डॉट है, इसके बाद सारा रन करेगा। चूँकि ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक इज ऑल्सो स्टेटमेंट, इसलिए ब्रेक भी रन करेगा। और चूँकि ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक क्या करता है कि जो नियरेस्ट उसका जो ब्लॉक होता है ना, उस ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर निकलता है। तो ये ब्रेक क्या करेगा ना कि ड्यू टू दिस ब्रेक, इन सारे स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद जो फ्लो ऑफ कंट्रोल हमारा है ना, वो इस करली ब्रैकेट के बाहर चला आएगा। और अगर ब्रेक नहीं हो, बाय द वे यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं हो, तब उस केस में जो सेकेंड वैल्यू है उससे कंपेरिजन नहीं होता है, डायरेक्टली वो डाउनवर्ड्स नीचे आना शुरू करेगा, तब तक जब तक कि या तो उसको कोई ब्रेक नहीं मिले या फिर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उसका रन नहीं कर जाए। ठीक है, तो सिचुएशन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेक नहीं भी लगाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आदमी ब्रेक लगाता है, लेकिन कुछ केस ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है, उसका 10 वैल्यू है, और उस 10 वैल्यू में से 4 वैल्यू के लिए हमको एक काम करना है और 6 वैल्यू के लिए एक काम करना है। तो नेचुरल है कि जिस 4 के लिए सिंगल काम करना है, उस 4 को ऊपर में लिख देंगे कि केस वैल्यू 1 कोलोन, देन केस वैल्यू 2 कोलोन, देन केस वैल्यू 3 कोलोन, ऐसा कुछ। और उस चारों के बाद एक कॉमन सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि चारों के लिए काम कर जाएगा, और कहीं भी उसमें ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे। फिर 6 का एक अलग सेट बना लेंगे और उसमें फिर वही काम कर लेंगे। तो ये सिचुएशन जो है ना, इस तरह का सिचुएशन जो है वो अकर करता रहता है। तो ब्रेक यूज़ करना नो यूज़ करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि दिस ब्रेक इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्विच केस स्टेटमेंट, है ना। इसको माइंड में नहीं सेट करना है कि स्विच केस स्टेटमेंट होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन जनरल ये है कि जनरली स्विच केस में ब्रेक यूज़ किया जाता है ताकि एक केस का जितना स्टेटमेंट है वो काम हो, फिर आगे उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल आगे चला जाए, फिर दूसरे केस का जो स्टेटमेंट है वो काम हो, फिर उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल आगे चला जाए, फिर तीसरे का काम हो, फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल वहाँ से बाहर निकल जाए। ये डिफ़ॉल्ट जो है, दिस इज़ जस्ट लाइक द एल्स पार्ट। इफ़ एल्स में जैसे एल्स होता है, तो वहाँ एल्स का मतलब क्या होता है कि कंडीशन अगर ट्रू नहीं है देन डू दिस। ठीक है, और मान लो कि अगर इफ़ एल्सिफ का केस है, तो वो एल्सिफ भी क्या है, यही चीज़ है जो हमारा स्विच केस है और कुछ नहीं है। तो एल्सिफ में भी वही काम होता है कि लास्ट में एल्स हम लिखते हैं। हालांकि लास्ट का एल्स ऑप्शनल होता है, हम उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी जो डिफ़ॉल्ट है ये हमारा हमेशा ऑप्शनल पार्ट है। इस ऑप्शनल पार्ट को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर सिचुएशन ऐसा है तो लिखना है, नहीं तो उसको नहीं लिखना है। और नेचुरल है कि इस ब्रेक का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रेक लिखेंगे तभी ये इसके बाहर आएगा और नहीं लिखेंगे तभी ये इसके बाहर आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए थे कि देखने में ठीक लगता है कि चूँकि सब में लिखा हुआ है ब्रेक, तो ब्रेक लिखने का मतलब होता है कि अच्छा ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारा ख़त्म हो गया। चूँकि यहाँ पे केस के करस्पॉन्डिंग जो है ना,
कोई भी करली ब्रैकेट नहीं यूज किया हुआ है। इस कारण से ब्रेक लगा देने से ये फील होता है कि अच्छा ये केस यहाँ से चला यहाँ ख़त्म हो गया, ये केस यहाँ से चला यहाँ ख़त्म हो गया, लाइकवाइज ये डिफ़ॉल्ट यहाँ से चला यहाँ ख़त्म हो गया, लाइक दिस। तो इस ब्रेक का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर द क्लैरिटी है या जस्ट फॉर द सिंटैक्स मेंटेनेंस के लिए। हाँ, लेकिन इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है। इसको अगर रखेंगे तो कुछ और होगा, नहीं रखेंगे कुछ और होगा, इसको रखेंगे कुछ और होगा, नहीं रखेंगे कुछ और होगा, इसको भी रखेंगे कुछ और होगा, नहीं रखेंगे कुछ और होगा, ये चीज़ है। तो इतने चीज़ को जो है ना माइंड में सेट कर लेना है। इसी चीज़ को अगर हम इफ़ एल्स से अगर हम इम्प्लीमेंट करें या एल्स इफ एल्स इफ से, तो कैसे करेंगे देखो, है ना, कि दिस स्विच केस स्टेटमेंट can also be implemented using if else statement as follows। क्या होगा, सबसे पहला हम काम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इस वेरिएबल को इससे कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट काम यही हो रहा है। और इस वेरिएबल का वैल्यू अगर इसके बराबर आता है तो इतने स्टेटमेंट को रन करना है, नहीं तो चूँकि ब्रेक लगा हुआ है तो नहीं तो फिर उसके बाद क्या करना है कि इस वेरिएबल को इससे कंपेयर करना है, फिर नहीं तो इस वेरिएबल को इससे कंपेयर करना है। अल्टीमेटली काम कंपेरिजन का ही हो रहा है। तो इसको हम ऐसा भी चाहे तो लिख सकते हैं कि इफ़ वेरिएबल डबल इक्वल टू वैल्यू 1 देन द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, semicolon is the must, and then other statements, फिर else if, and then variable double equal to value 2, then again the same thing like this। फिर इसको कॉपी कर लो, फिर नहीं तो वैल्यू 3, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में हम चाहें तो फिर एल्स पार्ट लगा सकते हैं। तो इस एल्स वाले पार्ट में इसको हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे इफ़ की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल एल्स है। अब जो मीनिंग हम लिखे हैं इफ़ स्विच केस का ना, वही मीनिंग इसका भी है, सिंटैक्स डिफरेंट केवल है। तो पर्सनल चॉइस है, हम इसको ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर ही है कि पहले वेरिएबल को कंपेयर किया गया, वैल्यू 1 से बराबर निकला, तो ये सब काम हुआ। अब उसके बाद न ये करना है, न ये करना है, न ये करना है, ये फिक्स हो गया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अगर वेरिएबल का वैल्यू 1 नहीं निकला तो उसको कंपेयर करना है वैल्यू 2 से। वैल्यू 2 से अगर कंपेयर हो जाएगा तो ये इतना काम करके बाहर निकल जाना है, नहीं तो फिर इसको चेक करना है वैल्यू 3 से। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो लास्ट में ये सब तो काम हो ही जाएगा। तो सवाल माइंड में ये आएगा कि जब ये हमारे पास ये पॉसिबिलिटी था ही, देन व्हाई टू यूज़ दिस, है क्या। पहला प्रॉब्लम इसमें यह है कि वेरिएबल का नाम हम बार बार हमको टाइप करना है। यहाँ भी वेरिएबल का नाम टाइप किए, यहाँ भी नाम टाइप किए, यहाँ भी नाम टाइप किए, मतलब एक ही चीज़ को हम जो है ना बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार कंडीशन को हम राइट कर रहे हैं। तो इफ एल्स में क्या होता है कि वो बार बार नाम टाइप करने का चक्कर ख़त्म हो जाता है। वन टाइम वेरिएबल का नाम को टाइप करना है, उसके बाद केवल कंसंट्रेट करना है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, है ना। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ दिस, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ दिस, थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ दिस, एंड इफ़ नथिंग देन दिस, लाइक दिस। तो एक बेनिफिट यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, कि वेरिएबल में सिंटैक्स वाइज की टाइपिंग आपको कम करना पड़ा है। दूसरा है कि इसमें बार बार इफ़ एल्स इफ़ को रिपीट कर रहे हैं हम लोग ना। यहाँ पे ऐसा कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक वर्ड रिपीट हो रहा है जो कि केस है, कि केस ये, केस 2, केस 3। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये है कि चलो वहाँ पे एल्स इफ था, यहाँ पे हमारे पास केस है। सबसे बड़ा बेनिफिट इफ स्विच केस में ये है कि जैसे अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हम इस ब्रेक को हटा दें या इस ब्रेक को हटा दें तो इसका वर्किंग नेचर साफ डिफरेंट हो जाता
है ना। डिफरेंट इन द सेंस कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इस ब्रेक को हटा देंगे तो ये वाला केस भी सारा काम हो जाएगा और ये वाला केस भी सारा काम हो जाएगा। मतलब हमको इसमें बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं करना है कि बोले कि ब्रेक के हटाने और ना हटाने से सारा स्टेटमेंट वन गो में रन कर जाएगा, ठीक है। वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। अगर हम यहाँ चाहते हैं कि ये सारा सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये सारा सेट ऑफ स्टेटमेंट और ये सारा सेट ऑफ स्टेटमेंट एक साथ रन करे किसी खास कंडीशन पे, तो अब वहाँ पे ऐसा कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं है जिसको कि हम हटा दें या जिसको जोड़ दें तो हमारा ये अचीव हो जाएगा। हमको क्या करना होगा ना कि हर कंडीशन को इंडिविजुअली वहाँ से हटाना पड़ेगा। इस कंडीशन को भी हटाना पड़ेगा, इस कंडीशन को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितनी बार हम कंडीशन टाइप किए हुए हैं, मतलब क्या होगा ना कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगा हमारा। अब स्ट्रक्चर फिर कल बाद में थोड़ी देर बाद हमको लगेगा नहीं उसको अलग अलग करना था, तो फिर से कंडीशन राइट करना पड़ेगा उसको। तो इतना सारा प्रॉब्लम है ना। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि स्विच केस स्टेटमेंट लगा दिया गया कि स्विच केस में हमारे पास दोनों फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर इंडिविजुअल काम करना है केवल ब्रेक को ऐड कर लेना है, दैट्स ऑल। इंडिविजुअल नहीं काम करना है, ब्रेक को हटा देना है। अब ब्रेक हटाने के बाद अगर ये केस वैल्यूटी लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है दैट डोंट मैटर। लिखा हुआ है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंट्रोल यहाँ आएगा, इसको रन करेगा, फिर अपने लैपटॉप लुढ़क के यहाँ आ जाएगा, रन करने लगेगा। ये सब चीज़ इफ़ के अंदर नहीं है, ठीक है। इस कारण से जो है स्विच केस स्टेटमेंट इस सिचुएशन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी नॉर्मल जो डिसीजन लेना है और काम करना है उसके लिए इफ एल्स तो हमारे पास है ही। इसका एक छोटा सा एक दो एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे कैसे हम स्विच केस वाले इफ एल्स वाले को स्विच केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्रोग्राम था ना इवन नंबर ऑड नंबर चेक करने का। कोई नंबर हमारे पास है, वो नंबर हमारा इवन है कि ऑड है, उसको चेक करना है। तो जनरली हम लोग वहाँ पे इफ एल्स लगाते हैं कि नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और नॉट। अगर 0 है तो इवन है और ऑड है तो 0 नहीं है तो वो ऑड है। तो उस चीज़ को स्विच केस में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये बता दें कन्वर्जन ऑफ इफ एल्स statement in the form of switch case statement। जैसे एक सिचुएशन ये है कि जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं कि इफ नंबर %2 डबल इक्वल टू 0। जो नंबर हमारे पास है हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नंबर नाम का वेरिएबल है, उसमें इनपुट ले चुके हैं और ये बता देना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो इफ़ नंबर %2 डबल इक्वल टू 0 तो यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर दिए प्रिंटफ के थ्रू कि इवन नंबर, इवन लाइक दिस। अब फिर यहाँ लिखते हैं जनरली कि एल्स प्रिंटफ ऑड। ये एक कॉमन सिंटैक्स है जो कि इफ एल्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को अगर स्विच केस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फिर वही है कि सिंगल वेरिएबल हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है नंबर %2। इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं कि वेदर इट इज इक्वल टू 0 और नॉट। इफ़ इट इज़ 0 देन डू दिस, अदरवाइज डू दिस। तो यहाँ लिखेंगे कि स्विच नंबर %2, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 0 कि नंबर %2 का जो वैल्यू है अगर वो 0 निकला, दैट मीन्स इफ़ व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू देन इन दैट केस क्या करना है, प्रिंट करना है इवन। तो यहाँ प्रिंट और इवन, और फिर यहीं पे क्या करेंगे लगा देंगे ब्रेक। जो ब्रेक नहीं लाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज कर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो लॉजिक था उसमें लिखा हुआ था कि एल्स, मतलब क्या हुआ कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना है। एल्स वाला पार्ट का मतलब ये है, तो यहाँ पे एल्स नहीं यूज करके हम लिख देंगे डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के बाद जो प्रिंट लगा देंगे उस प्रिंट में लिख देंगे ऑड। इसमें फिर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है चूँकि डिफ़ॉल्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए है, ये इफ एल्स के लिए है और ये हमारा स्विच केस के लिए है। यहाँ देखने से लग रहा है कि ठीक है स्विच केस हमारा ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है ना।
तो लेंदी होना एक अलग बात है, लेकिन क्या है कि ये सीखना है कि जो जिस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, उसी चीज़ को हम स्विच केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले चेक करते हैं कि नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर हमारा 1 है कि नहीं। अगर 1 है इसका मतलब है कि वो ऑड है, ठीक है। तो उस केस में कोड हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इफ़ नंबर %2 इज इक्वल टू 1। चूँकि 0 से डिवाइड, किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इस केस में ऑड प्रिंट कर लेना है, और फिर एल्स वाले में प्रिंट इवन कर दिए। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो हमारा एक्सप्रेशन है, मतलब जो जिस वेरिएबल के वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं बेसिकली, वो हमारा रिमाइंडर अभी भी है, लेकिन उस रिमाइंडर का कंपैरिजन पहले 1 से हो रहा है, और 1 नहीं होने पे हम ये प्रिंट कर रहे हैं कि वो इवन है। तो इसको अगर स्विच केस में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो फिर वहाँ वेरिएबल तो हमारा वही रहेगा नंबर %2। हालांकि इस नंबर %2 को हम किसी दूसरे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि केस 1, और यहाँ लिख देंगे कि printf ऑड लाइक दिस, एंड देन ब्रेक हम उसी लाइन में लिख सकते हैं या फिर ब्रेक को नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं, वो अपना अपना चॉइस है। और फिर नेक्स्ट इज द डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट होने पे भी प्रिंट एंड देन इवन लाइक दिस। तो ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल इस इफ एल्स स्टेटमेंट को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है। चूँकि हमको पता है कि हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन आइदर रिमाइंडर विल बी 0 और इट विल बी 1। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एल्स नहीं यूज़ करके अलग अलग हम इफ स्टेटमेंट यूज़ कर लें। मीन्स पहले लिखें कि इफ़ नंबर %2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट एंड देन इवन। और फिर क्या करें, एक अलग सी लिख दें कि इफ़ नंबर %2 इज इक्वल टू 1 देन printf ऑड लाइक दिस। क्या हो गया कि अब एल्स नहीं है, तो अब इस चीज़ को अगर हम स्विच केस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमको डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करना होगा। तो इस दोनों इफ़ में क्या है ना कि एक ही हमारे पास ऐसा वेरिएबल है दैट इज़ नंबर %2, जिसको कि हम या तो 0 से कंपेयर कर रहे हैं या फिर 1 से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जो स्विच केस हम लोग लिखेंगे उसको ऐसा लिखेंगे कि स्विच नंबर %2 देन फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि केस 0। तो इसके लिए था printf इवन एंड देन /n। और फिर मन करे तो यहीं ब्रेक लगा दो, या फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट लाइन में भी ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं यूज करके लिखेंगे केस 1 एंड देन printf ऑड। अब चूँकि लास्ट केस है तो लास्ट केस में ब्रेक लगाना कोई कंपल्सन नहीं है। क्या चीज़ के लिए? डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ के लिए? एल्स वाले पार्ट के लिए। वही समझा रहा था कि जैसे यहाँ पे एल्स है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। मतलब जो रोल हमारा इफ़ में एल्स का है वही रोल स्विच केस में डिफ़ॉल्ट का है। हाँ, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब इसके ऊपर जितना केस लिखा हुआ था वो सारा का सारा केस अगर फेल कर गया है ना, उस किसी वैल्यू कोई वैल्यू उसमें नहीं अगर उसके अंदर आया तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट वो उसमें चला जाएगा, है ना। इस चीज़ के लिए उसको यूज करते हैं। और यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ जो ये जो इफ़ लिखा हुआ है तो इसमें कहीं भी एल्स नहीं लिखा हुआ है। तो एक इफ़ लिखा हुआ है 0 से कंपेयर करके, दूसरा इफ़ लिखा हुआ है 1 से कंपेयर करके। तो उस तरीके से जब स्विच केस में कन्वर्ट करेंगे तो एक केस हम लोग हैंडल करेंगे 0 वाले के लिए और एक केस हैंडल करेंगे 1 वाले के लिए। अब चूंकि 1 वाला जो है ना, चूँकि लास्ट है
तो लास्ट वाले में ब्रेक हम लगाए नहीं लगाए उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ इसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्रेक लगाना ज़रूरी है। अगर यहाँ ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जब जीरो वाला केस होगा तो पहले वो इवन प्रिंट करेगा और उसके जस्ट बाद फिर वो ऑड प्रिंट कर देगा। हाँ, दोनों प्रिंट कर देगा, इवन भी प्रिंट करेगा, ऑड भी प्रिंट करेगा, है ना। और अगर ये ब्रेक लगा हुआ होगा तो जीरो के केस में केवल इवन प्रिंट करेगा और वन के केस में केवल ऑड प्रिंट करेगा। अब ब्रेक नहीं होने से वन तो सही से काम करेगा लेकिन जीरो गड़बड़ हो जाएगा। जीरो के केस में क्या होगा कि इवन ऑड दोनों प्रिंट करना शुरू कर देगा, इसीलिए ब्रेक वहाँ पे लगाना ज़रूरी है। तो जीरो के केस में इवन और ऑड दोनों होगा। हाँ, अगर नहीं, अगर ब्रेक नहीं रहेगा तब। हाँ, ब्रेक नहीं रहेगा तो केस वन में सिर्फ ऑड ही होगा। हाँ, ये दोनों में मिक्स हो जाएगा। नहीं, अगर केस ब्रेक नहीं रहेगा तो केस वन में केवल ऑड होगा, क्योंकि जब केस मान लो वन का केस अगर आता है तो पहले ये कंपेयर करेगा जीरो से, जीरो नहीं है तो फिर वो जाएगा वन पे आएगा तो वन के अंदर ऑड लिखा हुआ है, ऑड प्रिंट कर देगा। और फिर उसके बाद कुछ नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगा आगे। लेकिन जब जीरो का केस होगा तो उस केस में पहले वो इवन प्रिंट करेगा, इवन के बाद वो देखेगा कि ब्रेक नहीं है। हाँ, जब ब्रेक नहीं है तो फिर वो ऑड भी प्रिंट कर देगा। तो ये एक छोटा सा मतलब एग्जांपल था कि कैसे स्विच केस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इफ एल्स को कन्वर्ट करते हैं स्विच केस के अंदर। नहीं, इसको एक प्रोग्राम में लिख के दिखा देते हैं। प्रोग्राम तो हमको लगता है ऑलरेडी लिखा हुआ है, इवन ऑड वाला कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं है। यहीं पे एक फाइल बना लेते हैं, इवन अंडरस्कोर ऑड डॉट सी, उसी प्रोग्राम में इसको यूज कर लेते हैं। एक तो पहले हैश इंक्लूड stdio.h, फिर मेन में आएंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल हम लोग एक ही वेरिएबल लेके चल रहे हैं नंबर नाम का, इसलिए एक ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं। फिर एक printf इंटर ए नंबर, देन scanf %d एम्परसेंड नंबर। अब इसको यहाँ से ले आना उठा करके, ये वाला, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हेलो, हाँ आ रहा है आवाज़। और फिर लास्ट में यहाँ पे रिटर्न 0। कोई लगता है कि हैंड रेज किया है। बोलो ना, अमन का है। हमको बोल रहे हैं? नहीं, उसका रेज हैंड में आया था ना, अमन का भी आया था, उसका आवाज़ भी आया, वो हैंड रेज किया है वो, तो कहीं कुछ पूछना होगा। लेकिन हाँ, हाँ बोलो ना, आ रहा है आवाज़। हेलो, हेलो, क्या पूछना है? हेलो, उसका आवाज़ ही नहीं आ रहा है। सर बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, चूँकि यहाँ पे वो अप डाउन कर रहा है यहाँ, लेकिन बाकी चीज़ का आवाज़ आ रहा है, इसका अपना आवाज़ नहीं आ रहा है। गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, बाकी चीज़ का आवाज़ तो आ रहा है, इसका मतलब कि माइक काम कर रहा है। तब तो गाड़ी वगैरह का हॉर्न का आवाज़ आ रहा है। कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे। अब किसका है, फिर उसी का है।
हेलो, अच्छा तब तक क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो जैसे ये फाइल जो हमारा है, जब वो आएगा तो अपने आप आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। सेम वही प्रोग्राम है, स्विच केस वही लगा हुआ है, इसी को पहले कंपाइल कर लेना है। इसका नाम था इवन ऑड। GCC इवन ऑड, हाँ वो फोल्डर में नहीं गए हम लोग। GCC इवन ऑड डॉट सी। अभी जब इसको रन कराएंगे ना, अच्छा ए डॉट आउट आया, इंटर नंबर 23 में ऑड आ गया और 22 में इवन आ गया। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन को कमेंट कर लेते हैं बाय द वे, तो अब ये नहीं है प्रिंट ब्रेक, तो 1 के केस में मतलब ऑड के केस में तो प्रॉपर्ली काम करेगा, लेकिन इवन के केस में क्या होगा कि इवन के बाद ऑड भी प्रिंट कर देगा। फिर से कंपाइल करते हैं इसको, GCC इवन ऑड डॉट सी। अब अगर इसको रन कराएंगे तो मान लो 11 दी है ऑड, तो ऑड के केस में प्रॉपर काम करेगा, लेकिन जैसे ही कोई इवन नंबर देंगे, जैसे 10 दिए, तो इवन के केस में क्या हो गया कि पहले इवन भी आ गया फिर ऑड भी आ गया। तो वो इसलिए हुआ कि ब्रेक वहाँ पे अभी नहीं लगा हुआ है। जब ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो जब इसका वैल्यू 0 हुआ तो 0 के केस में ये प्रिंट एफ काम किया, और उसके बाद चूँकि ब्रेक है नहीं तो अब वो नहीं चेक किया कि उसका वैल्यू 1 है कि नहीं है। वो आंख बंद करके क्या करता है कि ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है, इन सारे केस को वो इग्नोर करता चला जाता है। यही कारण है कि पहले इवन प्रिंट हुआ और उसके बाद फिर जो ये ऑड प्रिंट हो गया। तो यही एक थोड़ा सा टेक्निकल इसमें है कि कब ब्रेक यूज़ करना है, कब ब्रेक यूज़ नहीं करना है ना। चूँकि ब्रेक यूज़ नहीं करने पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इस चीज़ को समझ लेना है। बाकी माइंड में ये लेके चलना है कि वैसा सिचुएशन जब कभी आए जिसमें कि हमारे पास कोई सिंगल एक्सप्रेशन हो या सिंगल वेरिएबल हो जिसका कि मल्टीपल वैल्यूज़ हो, ठीक है, तो वहाँ हम लोग को स्विच केस यूज़ करना ज़्यादा आसान रहता है। जनरली चॉइस बेस्ड जो प्रोग्राम बनता है ना, या मेनू बेस्ड जो प्रोग्राम बनता है, उसमें लिख रहा था ना कि मेनू नंबर चॉइस नंबर 1 फॉर दिस, चॉइस नंबर 2 फॉर दिस, चॉइस नंबर 3 फॉर दिस, उस तरह के प्रोग्राम में स्विच केस हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, है ना। उस तरह के प्रोग्राम में जो है स्विच केस जनरली यूज़ करते हैं कि वहाँ पे ये होता है कि अब चॉइस नंबर 1 फॉर एडिशन, चॉइस नंबर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, चॉइस नंबर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हमको चॉइस देना है यूजर को। तो वहाँ नेचुरल है कि चॉइस नाम का वेरिएबल लेंगे और चॉइस नाम के वेरिएबल से को रीड करने के बाद कंपेयर करेंगे कि चॉइस का वैल्यू कितना है। 1 है तो ये काम करना है, 2 है तो ये काम करना है, 3 है तो ये काम करना है, ऐसा अतः उसको फिर डिस्प्ले कर देना है। तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि फिर एक या दो प्रोग्राम लिख देते हैं एज ए टास्क, जिसको बना के देखना है सही में कि वो काम करता है नहीं, और उसको बनाना है स्विच केस से, उसमें इफ एल्स यूज नहीं करना है। इस चीज़ को माइंड में लेकर चलना है और वो बन जाएगा। जितना भी हम बताए हैं उतने से वो बन जाएगा, है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कैसे करना है। एक तो चॉइस वाला सिस्टम ही देते हैं बनाने के लिए भी, ये हो जाएगा टास्क 11, है ना। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, है ना, टू डिस्प्ले ए मेनू लाइक बिलो। जैसे मेनू यहाँ पे आएगा, सर्किल प्रोग्राम या
या फिर सर्किल मेनू। इसमें फिर आएगा चॉइस नंबर 1, इंटर रेडियस। नहीं, अभी इस तरह का नहीं दो, अभी सिंपल ये लिखो कि एरिया, डायमीटर, सरकमफेरेंस। फिर यहाँ लिखना है कि इंटर चॉइस नंबर, और यहाँ एक हिंट दे देना है कि 1 2 3, इतना ही होना चाहिए। और यहाँ कर्सर वेट करता रहेगा, ठीक है। मतलब जब प्रोग्राम रन करेगा ना, तो ये पहले लिखा हुआ आएगा सर्किल मेनू, उसके बाद 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ आएगा। 1 में लिखा हुआ आएगा एरिया, 2 में डायमीटर, तीसरा में लिखा हुआ आएगा सर्कमफ्रेंस, और उसके नीचे लिखा हुआ आएगा इंटर चॉइस नंबर, और कर्सर यहाँ ब्लैंक करता रहेगा। अब क्या होगा कि व्हेन यूज़र will enter a valid choice like 1, then it will ask for the radius and then calculate corresponding value एंड डिस्प्ले इट। जैसे मान लो कि चॉइस नंबर 1 दिए हम, है ना, इंटर चॉइस में अगर 1 दिए तो वो पूछेगा कि इंटर रेडियस समथिंग। मान लो यहाँ पे इंटर रेडियस हमने दिया 1, तो अब उसके बाद बता देगा कि एरिया इक्वल टू 3.14। अगर हम लिखे कि चॉइस नंबर 2, तो फिर पूछेगा इंटर रेडियस, लेकिन अब बताएगा डायमीटर कि डायमीटर कितना हुआ, ठीक है। फिर अगर हम दिए चॉइस नंबर 3 और पूछा इंटर रेडियस, तो रेडियस इनपुट करने के बाद बताएगा सर्कमफ्रेंस, है ना। एंड व्हेन द चॉइस इज इनकरेक्ट, मीन्स उसका 1 से लेकर 3 का जो आउट है, वो रेंज उसके बाहर है, देन it should display an error message like invalid choice, ऐसा कुछ। जैसे जब पूछेगा इंटर चॉइस नंबर, अब यहाँ पे हम लिखने कर दिया 0 या 4 या 5 या 6, तो उस केस में वो काम नहीं करेगा, लिख देगा इनवैलिड चॉइस। एक ये हुआ, ये बहुत कॉमन ये सिचुएशन है। 12 लीप ईयर का प्रोग्राम हम लोग इसके पहले डील भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं हम, ठीक है। उसको क्या करना है ना कि स्विच केस में कन्वर्ट करना है। ये राइट है प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट टू रीड ए ईयर फ्रॉम द यूजर and then check whether it is a leap year or non-leap year। लेकिन if else नहीं यूज करना है ना। और ये जैसे ये वाला बनाया हो ना, उसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए एक और बना लेना। 13 यहाँ कर देना उसको, रेक्टेंगल मेनू, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, रेक्टेंगल मेनू, इसमें एरिया और पेरीमीटर बस। चॉइस नंबर 3 नहीं रहेगा। और यहाँ पे ये होगा कि जब इंटर चॉइस पूछेगा प्रोग्राम, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है कि चॉइस का वैल्यू या तो 1 आएगा या फिर
2 आएगा। तो इसको ऐसे लिख देना कि 1/2, मतलब या तो आपको 1 डालना है या 2 डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एंड व्हेन यूजर विल इंटर ए वैलिड चॉइस like 1, then it will ask for the length and width, not radius. Length and width, and then calculate corresponding value and display it. जैसे चॉइस नंबर 1 के केस में वो पूछेगा कि इंटर लेंथ, अब इसे लेंथ हमने डाल दिया है यहाँ पे 2, फिर वो पूछेगा कि इंटर विड्थ, यहाँ हमने लिख दिया 4, तो एरिया जो है वो हो जाएगा 4 2 जा 8 ऐसे। एंड व्हेन द चॉइस इज इनकरेक्ट देन इट शुड डिस्प्ले एन एरर मैसेज लाइक इनवैलिड चॉइस। बोलता है कि ये 3 टास्क जो है ना सफिशिएंट है, इतना बना लेने से स्विच केस पे थोड़ा सा ग्रिप आ जाएगा, और बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो इस चीज़ को बना करके फिर हमको मेल कर देना है। आशीष कुमार रेस्ट देयर हैंड। कुछ पूछना है क्या आशीष? हेलो, हाँ आ रहा है आवाज़ तुम्हारा, बोलो। सर कह रहे हैं कि उसका आप इंस्टॉल करने के लिए कहें तो इंस्टॉल कर लिए, लेकिन प्रोग्राम एगो लिखे हैं छोटा था, तो उसमें रन में है तो फर्स्ट लाइन में एरर दिखा रहा है। तो प्रोग्राम गलत होगा। नहीं, प्रोग्राम जो आप एगो बताए थे ना, अथी वाला है, ग्राफिक्स का के था एगो, है तो वही वाला लिखे हैं, तो सब प्रोग्राम सही है। तो ग्राफिक्स वाला थोड़े काम करेगा उसमें। ग्राफिक्स वाले के लिए तुमको लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, जो लीब अगर बताए थे वो वाला। जब तक वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक कैसे काम करेगा वो? तुम सिंपल प्रोग्राम लिखो ना। हाँ नेचुरल है, तुम सिंपल प्रोग्राम लिखो, प्रिंटफ स्कैनफ वाला। जैसे वो जो नहीं हम जो ग्राफिक्स वाला प्रोग्राम दिखाए हैं ना, वो तो तब काम करेगा ना कि जब उसका जो करस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी है वो उसमें इंस्टॉल होगा। ठीक है, हाँ इसके लिए तुमको उस साइट पे जाना होगा। वही ये जो है ना लिब, यहाँ दिया हुआ है डाउनलोड वाले में, यहाँ पे है ना, ये डॉक्स वाले में दिया हुआ है कि हाउ टू इंस्टॉल। इसमें से तुमको फॉलो करना होगा। विंडोज़ वाला जो सेक्शन दिया हुआ है उसके लिए। नहीं विंडोज़ वाला जो है ना, जैसे मान लो ये विंडोज़ वाला है, तो हाँ विंडोज़ वाला का सेक्शन इसमें जितना है इसको फॉलो करना होगा, तब जाके वो काम करेगा, तब ये प्रोग्राम काम करेगा। हाँ सिंपल रन करेगा, सिंपल में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा तुम काम करोगे तो वो एक्स्ट्रा काम इसी में लिख दे क्या, चैट वाला बॉक्स में उसमें लिखा हुआ है, हालांकि वो फाइल में लिखा हुआ है CCP लिनक्स @ वो जो फाइल हम डालते हैं ना उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस फाइल में भी मेंशन किया हुआ है। जो टास्क लोग भेजता है स्टूडेंट लोग उसी पे भेजता है ना, मेल पे भेजता है। इसको भी लगता है कुछ पूछना है आशीष को। क्या पूछना है आशीष? हेलो, वो चैट बॉक्स में कुछ लिखे हुए हैं आशीष। अच्छा, VB कोड में प्रोग्राम रन कैसे करते हैं? वो विजुअल बेसिक कोड या विजुअल स्टूडियो कोड कौन सा है? ये तो विजुअल बेसिक तो अलग हो गया, एक विजुअल स्टूडियो कोड होता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में मतलब क्या करना होता है ना कि सिंपल सी प्रोग्राम के लिए उसको जनरली में यूज़ नहीं करते हैं, उसको C++ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे काम करना होता है। लेकिन सिंपल अगर सी का कोडिंग करना है तो उसके लिए C और डेव C++ जो है ना वो कॉमन मतलब ये हो गया, कॉमनली उसको हम यूज़ करते हैं। अब 4 बज गए, हमको थोड़ा निकलना है, तो अभी कुछ काम है, रहने देते हैं अभी।
फिर हम लोग फिर ट्यूसडे को देखते हैं। वो जैसा होगा हम लोग मतलब व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देंगे कि अगला क्लास कि वो जो ऑफलाइन क्लास है वो कब से शुरू हो रहा है। अगर वो ट्यूसडे से शुरू हो गया तो ट्यूसडे से फिर वही होगा, या फिर जैसा रूटीन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फॉलो कर लेंगे। आज क्या करेंगे, इसको हम लोग अपलोड कर लेंगे, तब तक इतना टास्क बना के हमको मेल कर देना है।